एक इंसान के पास अगर 1 एकड़, एक किसान के पास 1 एकड़ जमीन है, तो वो उस पे मिलेट तब तक नहीं उगाएगा जब तक उसके ऊपर में से उसको आमदनी और मेहनत दोनों धान के बराबर या उससे ज्यादा। ये इस बात से आप लोग सहमत हैं? क्यों करेगा वो? हमने यहां पर थोड़ी कोशिश कर ली कि हमने बोला भाई आप धान जहां उगा रहे हैं वहां धान उगाइए, हम उसके लिए कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप अपनी बर्रा जमीन के ऊपर में उगाइए मिलेट्स। कुछ लोगों ने चालू किया, फिर हम लोगों ने उनको मनरेगा के साथ कनेक्ट किया, तो उनको पता चला मनरेगा के अंदर में पैसे मिलते हैं मेड़बंधन के, तो उन्होंने उसी बर्रा जमीन को मेड़बंधन करके धान लगा दिया। तो जब तक हम इन चीजों पे काम नहीं करेंगे कि धान के मुकाबले में भी मिलेट खड़ा रह सके, तब तक मिलेट नहीं खड़ा रह सकता। चाहे मोदी जी जाकर के कहीं पे भी भाषण दे आए और हम लोग भी बैठ के इस तरह की 20 मीटिंग कर लें, जरूरी यह है कि हमको सारी चीज एक किसान की नजर से देखनी है, अपनी नजर से नहीं देखनी है। तो वो किसान की नजर से जब हम लोग खेतों में उतरे, तो हमने सबसे पहले, जैसा कल ओपनिंग में ही मानसी ने बताया कि हम लोग को बीज भी देखना है, हमको बुआई का तरीका भी देखना है, हमको काटें कैसे, हार्वेस्टिंग का तरीका भी देखना है। ये सारी चीजें देखनी आवश्यक है, लेकिन इसके अंदर में मशीनरी का क्या रोल हो सकता है, उस पर यह चर्चा करी गई है। तो मशीनरी कहां कहां आती है? मशीनरी आती है आपकी सबसे पहले तो इस बात पे कि क्या लैंड प्रिपरेशन की जरूरत है। अगर लैंड प्रिपरेशन की जरूरत है तो किस मशीन से आप उसकी लैंड प्रिपरेशन कर, या तो आप बैल से मतलब कर सकते हैं, और नहीं तो आप ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं, तो वहां हमारे को कोई चैलेंज नहीं है। जैसे धान की होती है वैसे हो सकती है। फिर दूसरी आती है बुआई के तौर तरीके। तो बुआई के अंदर में कहीं कोई मशीनें हमारे यहाँ पर सेंट्रल इंडिया में यूज नहीं होती है, तो हमारा किसी से कॉम्पिटिशन नहीं है। जैसे धान में होता है वैसे हमारे यहाँ हो जाएगा। धान में तो बल्कि वो, हाँ, तो क्या वो चीज हम सीख सकते हैं? तो वो हम वासन वालों से और प्रधान वालों से सीखना चाहेंगे, क्योंकि पिछली राउंड टेबल में इन्होंने बताया कि इन लोगों ने वो लाइन विधि से भी लगाया, तो उसमें क्या इनको अंतर मिला, पर उसमें भी कोई मशीन का रोल नहीं है। मशीन का रोल कहां से चालू होता है? मशीन का रोल चालू होता है हार्वेस्टिंग से। हम लोग देख रहे हैं कि हार्वेस्टिंग के 3 तरीके होते हैं, कि एक होता है कि हाथ से काटे, दूसरा होता है रीपर मशीन, वो जो मोटरसाइकिल के पीछे भी लेकर के चल देते हैं, छोटी सी मशीन होती है, मेड़ पे से भी उठा के 2 आदमी रख देते हैं, उससे करते हैं धान के अंदर में। और तीसरा होता है कंबाइन हार्वेस्टर, जो बड़ी मशीन होती है, जो पंजाब से चल के आती है। अगर आप बालाघाट तरफ जाएंगे तो वहां पर खूब चलती है वो मशीनें। वो हमारे मतलब की नहीं है। हमारे मतलब की कौन सी हो सकती है? रीपर हो सकती है। तो हम लोग बड़े खुश हुए, हम लोग रीपर लेकर के पहुंच गए इस बार खेतों में, और वो रीपर यहां से वहां तक नहीं चला, नहीं चलेगा। तो क्यों नहीं चला? पत्थर है, उसके अलावा धान इतना ऊंचा होता है, और कोदो कुटकी कितना होता है? इतना होता है। उसकी हम जमीन की कोई लेवलिंग करते हैं? नहीं करते हैं, वो तो बर्रे पे डाल देते हैं। तो हमने देखा कि नहीं भाई, ये तो ऐसे नहीं चलेगा। तो हमने बात करी आईआईटी वालों से, हमने बात करी फोर्ब्स मार्शल वालों से, क्या हम इस मशीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, या हम कल को कोई नई मशीन खोज सकते हैं क्या? फिर दूसरी समस्या है कि हम देखते हैं कि जब धान होता है तो धान ऐसे इतना ऊंचा होता है और एक तरफ नहीं झुकता है। धान जब काटते हैं तो फिर वो एक तरफ गिरता चला जाता है, तो उसको इकट्ठा करके बांध करके ले जाते हैं लोग। इसमें क्या होता है? ये होता है छोटा, और ये कोई इधर गिरता है, कोई उधर गिरता है, कोई उधर गिरता है। तो वो जगह अगर हमने मशीन बना भी दी तो कैसे हम उसको जरूर ये देख पाएंगे कि वो एक तरफ गिरे। इसके बाद में क्या होता है? सुखाते हैं, ले जा करके सुखा लिया सबने, ठीक है। फिर लेके गए कहां? आप लोग धान के लिए क्या करते हैं? वो थ्रेशर मशीन आती है, वो उसके पीछे पीछे ट्रॉली बन करके आ जाती है ट्रैक्टर के, पूरा गांव वाला सब अपना ले जाते हैं, वहां पर कुछ पैसा दे करके काम करा लेते हैं। उसमें क्या कोदो कुटकी हो सकती है? नहीं हो सकती। हमने भी यही सोचा था नहीं हो सकती, हम लेके गए और वो हो गई। दिखाता हूं आपको फोटो, वो वहां पर हो गई। क्या उसके अंदर में उसको और बेहतर किया जा सकता है? क्या उसके अंदर जाली कोई बनाई जा सकती है? क्या उसके अंदर में कोई, आप कुछ बोल रहे हो? हाँ, तो उसके अंदर में कोई मॉडिफिकेशन जरूर कर सकते हैं कि वो जो थ्रेशिंग का काम है वो हम बैल से ना करवा करके
या मैनुअल एलिमेंट को हटा करके उसके अंदर में कर सकते हैं। और वो थ्रेशिंग मशीन यहाँ हर जगह अवेलेबल है और किराए से ही चलती है, हर गांव में आती है, हर सीजन में आती है। कौन से सीजन में आती है? जब धान होता है, उसी के तुरंत बाद हमारे पास कोदो कुटकी होती है। तो उसके बाद में आता है हम लोगों का, वहां से निकलने के बाद में आता है जो प्रोसेसिंग सेंटर है, जिसके बारे में आप लोग जान चुके हो और जिसके बारे में मैं बहुत उससे कह सकता हूं कि ये जो मिलेट मेंटर वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर में हमको सबको जाना चाहिए। जिसके पास भी मिलेट की प्रोसेसिंग मशीन है, उनके लोगों को वहां जाना आवश्यक है। हमारे लोग भी जाते रहेंगे, हम लोग मिल के जाएं एक ही एरिया से, तो और आसान हो जाएगा। उसके अलावा मैं ये भी एक और कहूंगा कि आपको सबको FSSAI का नंबर लेना चाहिए अगर नहीं है तो, लेकिन FSSAI सबको मिल जाता है। तो आप और क्या कर सकते हैं? आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी लैब के अंदर में ले जाकर के टेस्ट करा सकते हैं। अगर आप लोगों के पास में सुविधा ना हो तो हम लोगों को दे दें। हमारे पास नागपुर में एक लैब है जो फूड मटेरियल्स को चेक करती है और सर्टिफिकेट देती है, हम आपके लिए वो करवा के ले आएंगे। हमने अपनी सारी चीजों को वहां पर चेक करवाया और करवाते रहते हैं। तो अब ये एक एक मशीन पे हम लोग गए, एक एक मशीन के अंदर में हमारी क्या क्या प्रॉब्लम, मतलब क्या वो मशीन करती है और उसकी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो सब चीजों को स्टडी कर रहे हैं हम लोग। कहां से इनपुट होता है, कहां से आउटपुट होता है। बट ये चीज आपको मिलेट मेंटर प्रोग्राम के अंदर में भी सीखने को पूरी मिल जाती है, तो इसमें कुछ नया नहीं है। एफिशिएंसी में क्या क्या बढ़ाना है हमारे को, क्या क्या करना है मशीनों का। इंक्लिनेशन एंगल, एक तो जो आप ऊपर जिस डब्बे में डालते हैं, वो डब्बे के अंदर में उसको बोलते हैं हॉपर। वो हॉपर का एक पर्टिकुलर एंगल होना जरूरी है। हमारे यहाँ जो मशीनें आई उसके अंदर में उसके पास में जितने टीने के टुकड़े पड़े थे, छोटे बड़े जोड़ करके जो भी एंगल बना उसके बना करके उसने हमको दे दिया। ठीक है, फिर उसकी एम्पलीट्यूड, वो सारी चीजें, ये सारी मशीनें जो है वाइब्रेशन पे काम करती हैं, करेक्ट है, ऐसे ऐसे हिलती है। तो वाइब्रेशन दो चीज होता है कि मान लीजिए 1 मिनट में वो कितनी बार हिलता है, और दूसरा वो जब हिलता है तो वो कितना हिलता है। तो एम्पलीट्यूड होता है वो कितना हिलता है, फ्रीक्वेंसी होती है कि वो उतने समय में कितनी बार हिलता है। ये भी जो उसके पास स्प्रिंग लगी थी, जो हिसाब से उसको बनाना था बना के उसने हमको चेप दिया। अगर ये सवाल हम मशीन बनाने वाले से पूछे तो उसको भी नहीं पता है। मटेरियल मूवमेंट, माल कैसे जाएगा, क्या रेट से सामग्री डालनी चाहिए। हमारे पास एक उसने हमको पॉलिशिंग मशीन भी दे दी। अगर उसके अंदर में हम लोग 10 किलो माल डालते तो पूरी मशीन जाम हो जाती है। तो भाई किस रेट से डलना चाहिए, ठीक है। हवा की क्या गति रहनी चाहिए, स्क्रीन का जो वो जाली है उसका स्लोप किस एंगल पे रहना चाहिए। उसके अंदर में स्लोप की आवश्यकता है, क्योंकि स्लोप की वजह से कुछ सामान आगे जाता है, कुछ साइड में निकलता है, कुछ उसके ऊपर रह जाता है। हमारी मशीन के अंदर में मेरी मर्जी के हिसाब से वेल्ड कर दिया उसको कि कहीं पे भी स्लोप है उसका। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि स्लोप ही नहीं था शुरुआत में। स्क्रीन का इफेक्टिव सरफेस एरिया कितना है। अगर मान लीजिए स्क्रीन तो बहुत बढ़िया बनाई है आपने, स्क्रीन मतलब जाली, वो जाली को कर दिया पेंट। अब पेंट कर दिया तो क्या बचेगा उसके अंदर में, आधे छेदे तो भर गए। हाँ, शायद आगे चल के हम लोगों को जालियों को स्टेनलेस स्टील की बनानी चाहिए। डेक का एंगल, ये मतलब ये इस तरह की सारी चीजें हम लोग अब स्टडी कर रहे हैं कि क्या क्या करने से हमारी ये मशीनों की एफिशिएंसी बहुत अच्छी हो सकेगी। तो बस ये है बेसिकली जिसके ऊपर में काम हो रहा है। ये IIT की तरफ से है और रूथ मैडम ने जो उनका कनेक्शन हम लोगों के साथ किया है, इसके साथ में मैंने आपको बताया फोर्ब्स मार्शल भी जुड़े हुए हैं। जैसी भी मशीन बन रही है आज की तारीख में बाजार में, परफ्यूरा वाली, चाहे वो कौन सी नाम बताया इनने, ट्रांसफॉर्म वाली, हम लोग उससे भी अच्छी मशीन का डिजाइन करेंगे जो हमारे क्षेत्र में हमारे चीजों के लिए सही होगी। और वो डिजाइन हो जाने के बाद जो भी मैन्युफैक्चरर होगा उसको हम लोग देंगे और आप अपन जैसे लोग अगली बार बेवकूफ नहीं बनेंगे। प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट भी एक मेन फैक्टर है जो फार्मर के इंटरेस्ट को रिटेन कर सकता है। नहीं तो वो पैडी में और उसमें जाएगा ही, क्योंकि वहां उसे पैसा मिल रहा है, उसका मार्केट इंश्योर है, रिस्क कम है। तो प्रोडक्टिव एनहांसमेंट वाला पार्ट तो है, लेकिन साथ साथ में जो क्लाइमेट हम अडेप्टिविटी की बात कर रहे हैं
क्लाइमेट रेजिलेंस की बात कर रहे हैं, या अभी देख रहे हैं कि बारिश का बहुत ज़्यादा चेंजेस आया है, जो बहुत सारा जैसे सॉइल वेस्टलैंड मंडला में है, सॉइल इरोजन हो रहा है, मॉइस्चर की कमी है, वाटर लेवल नीचे जा रहा है, शायद वो फैक्टर फार्मर नहीं देखता, लेकिन जैसे हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उसके पीछे वो दो फैक्टर भी साथ में काम करते हैं, जो मिलेट्स को आगे लेके आने में उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो हमने मतलब पहले जो 4 से 5 काम किए हैं, इस बार अगर हम देखें तो एक तो हमने सीड पे काम किया है जो फार्मर्स को उसके प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट के लिए एक सपोर्ट कर सकता है। तो एक ट्रेनिंग वाला पार्ट, उसका सीड ट्रीटमेंट, इम्प्रूव सीड में ब्रीडर सीड भी है, फाउंडेशन भी है, सर्टिफाइड भी है, टीएल भी है, और फार्मर का जो यूज करता है वो भी है। तो उन सारे सीड का उस तक पहुंचाना, मतलब एक्सेबल की उस पर बीज पहुंचे और वो अपनी जमीन में डाले, तो ये वाला एक रोल रहा, सीड ट्रीटमेंट वाला रोल रहा। तीसरा कि जैसे लाइन सोइंग, और जैसे अभी बात बहुत बार चल रही कि लाइन सोइंग में क्या फायदा, ब्रॉडकास्ट का क्या फायदा, मतलब मेन कॉन्सेप्ट है नंबर ऑफ प्लांट्स, कि पर स्क्वायर मीटर या पर हेक्टर नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे हो, स्पेसिंग कैसे आ सकती है। अगर कोई वो 10 किलो बीज डाल रहा था, अगर उसको हम मिनिमाइज करके 6 पे या 8 पे ले आते हैं तो एक तो उसका पैसा भी बच रहा है, दूसरा नंबर ऑफ प्लांट्स या प्लांट पॉपुलेशन को कंट्रोल कर रहे हैं, स्पेसिंग होगी तो स्वाभाविक प्रोडक्टिविटी चेंज आएगी। तो उस फैक्टर पे भी हमने काम किया है। साथ में सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट में मतलब इन सीटू सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे कुछ FYM के डेमोस्ट्रेशन, कुछ वर्मी कंपोस्टिंग, कुछ सागरिका को लेके, या जो कल्चर होते हैं, कल्चर भी एक तरह से जो रेजिडुअल NPK है वो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो वो भी एक सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट का ही फैक्टर है। तो ये 4 से 5 उस पर हम लोगों ने 500 हेक्टर पे हमने इस बार मिलेट्स पे काम किया है चारों ब्लॉक में। इसके बाद ये एक्चुअल में एक जो अभी हम बात कर रहे थे कि एक सिंपल सा हमने कुछ 50 फार्मर को लेके एक छोटी सी स्टडी करी थी, ये अभी की कल्टीवेशन का है। तो इसमें हमने देखा कि जो कुटकी का जो पार्ट है हमारे यहाँ मंडला का 926 kg पर हेक्टर उसकी एवरेज यील्ड है मंडला डिस्ट्रिक्ट की, लेकिन अभी जो यील्ड आ रही थी वो उससे एवरेज यील्ड से लो थी। तो जो हमने जैसे ये कंट्रोल प्लॉट का देख रहे हैं, ये पर एकड़ का आया था, 284 kg पर एकड़ कंट्रोल में आया और 380 kg पर एकड़, ये जिनमें हमने ये इंटरवेंशन किए तो ये उस वाले पार्ट में, डेमो वाले पार्ट में। तो अगर हम देखते हैं पर एकड़ तो 96 kg पर एकड़ कुटकी का और 70 kg पर एकड़ कोदो का। तो ये इंटरवेंशन से इसमें मतलब हमें चेंज देखने को मिला। अगर हम जो अभी 4-5 जो फैक्टर हम बात कर रहे थे कि सीड का, स्पेसिंग का, सॉइल सेल इंप्रूवमेंट का क्या फर्क पड़ा है, तो अगर हम देख रहे हैं कुटकी में तो जो सीड की क्वालिटी अच्छी थी, जिसमें हमने कंट्रोल और इसमें जो 79 kg पर एकड़ का डिफरेंस सीड वाले में आया। अगर टीएल का देख रहे हैं तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं, सिर्फ 10 kg पर एकड़ का। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट देख रहे हैं हम जो सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट वाले पार्ट पे अगर हम काम करते हैं तो इसमें हमें 93 kg पर एकड़ का चेंजेस देखने को मिला। तो ये 5 फैक्टर में एक सीड वाला प्लस सॉइल हेल्थ इंप्रूवमेंट के अगर इन पे हम काम करते हैं तो शायद फ्यूचर में और ज़्यादा इस इन्हांसमेंट का हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा स्टडी करी थी अभी हम 50 किसानों के साथ, उसके ये एनालिसिस है। एनी क्वेश्चन, अगर किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ, जैसे कोदो कुटकी हमारे एरिया में होते हैं किसान, बट इसमें ये मानना है कि हर साल नहीं बोया जाता, ऐसा क्यों? तो वही वाली बात हो रही है ना कि अगर ना बोने का कारण है न्यूट्रिएंट, है ना, क्योंकि जो डोमेस्टिक क्रॉप हैं जिनको हम ज़्यादा लगाते हैं उसको न्यूट्रिएंट ज़्यादा देते हैं, चाहे वो एनिमल में भी हो, बर्ड्स में भी हो।
कि अगर आपको दूध ज़्यादा लेना है तो उसको ज़्यादा खिलाना पड़ेगा, है ना। अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रेगुलर आए, तो रेगुलर लगाने के लिए या तो हमें जो सॉइल वाला, जो सॉइल हेल्थ वाला जो पार्ट कर रहे हैं ना, कि उसका प्रॉपर कल्टीवेशन होता रहे, उसमें FYM का पार्ट या कुछ ऐसी क्रॉप्स ग्रीन जो फॉडर की क्रॉप होती है जिसको हम उसको फर्टाइल में कन्वर्ट कर पाएँ। तो दूसरा एक मॉइस्चर वाला पार्ट भी है, मतलब मॉइस्चर रिटेंशन नहीं होता तो क्रॉप सक्सेस नहीं होती, वो बेशक कोदो कुट की क्यों ना हो, क्योंकि इस बार नहीं मिला तो यील्ड नहीं आई, कम रह गई। तो जिस समय पर, मतलब जैसे अगर फ्लावरिंग हो रही है और उस टाइम ही बारिश की ज़रूरत है, पानी चाहिए, मतलब मॉइस्चर, पानी नहीं मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर उस वक्त नहीं है तो क्रॉप तो फेल होगी। तो अल्टरनेट का मेन कारण यही है कि वो लोग उसको फलों छोड़ते ही इसलिए कि उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट आए और